अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है और रिप्रोडक्शन में यानी फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म्स और ओवम कंबाइन होकर जाइगोट बनाते हैं। उसके बाद भी कई सारे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो कि फीमेल बॉडी में हो रहे होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, जैसे प्लासेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसके अलावा एम्ब्रियो के बारे में कुछ चीज़ें होती हैं। फिर बर्थ का प्रोसेस आता है, बर्थ के बाद भी फिर कई चीज़ें आती हैं, लैक्टेशन हो गया। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। और मैं हूं तलहा सलीम, और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूँ वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आपको लेक्चर प्रेजेंटेशंस डाउनलोड करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट vtutions.com पर जाएं और वहां से आप साइन अप करके अपने हिसाब से लेक्चर या प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लें। इसके अलावा हर लेक्चर का क्विज भी मौजूद होता है, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन आपकी प्रिपरेशंस अच्छी से अच्छी हो जाए। तो आप वहां पर जाएं और अपने लेक्चर्स के हिसाब से जो आपको क्विज आपको अपनी प्रिपरेशन करनी हो, तो आप क्विज देकर अपनी प्रिपरेशन भी कर लें। तो लेक्चर हम शुरू करते हैं। और आज हम रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे जूलॉजी में, और आज हम कॉन्सेप्शन एंड प्रेगनेंसी के बारे में देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस होल लेक्चर और द होल प्रेजेंटेशन इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। सो अब हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्शन। फर्टिलाइजेशन का आपको थोड़ा बता दूं कि फर्टिलाइजेशन क्या थी, या आपको अब पता चल गया होगा, आपने इतनी वीडियो देख ली कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। कि फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवम कंबाइन होकर जाइगोट बनाते हैं, इसी अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में इसको कंसेप्शन भी कहा जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी की बिगिनिंग, जिस जो बेसिकली फर्टिलाइजेशन है ऑब्वियसली जिसकी वजह से, तो फर्टिलाइज यानी बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, इसको कंसेप्शन भी कहते हैं। कंसेप्शन के बाद अब जो फर्टिलाइजेशन हुई, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है, वो जाइगोट उसमें क्या होता है, सेल डिवाइड होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक आपको डायग्राम भी दिखाई थी। तो उसमें जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या है, जाइगोट पे डिवाइड होगा, उसमें सेल्स डिवाइड होके इस तरह एक सेल्स की एक बॉल बन जाएगी, इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब वो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो ओविडक्ट, अच्छा ये भी मैंने आपको बात बताई थी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट में होती है। ओविडक्ट से फिर वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो मूव होते हुए यूट्रस के पास आ जाएगा, और यूट्रस में उसकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी। यूट्रस में उसकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जब इम्प्लांटेशन हो जाएगी, इसको कहते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी भी किस तरह आपको पता चलता है, तो प्रेगनेंसी के कुछ होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, नौजिया होता है। इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी अलामत है वो ये है कि जो पीरियड्स आते हैं, तो वो पीरियड उस टाइम यानी जिस दिन आने थे उस दिन नहीं आएंगे, तो यानी डिस चेंज हो जाएंगे, या एब्सेंस ऑफ द पीरियड। तो ये इस तरह प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। फिर प्रेगनेंसी के टेस्ट भी होते हैं कुछ। अब उसके बाद गेस्टेशन। गेस्टेशन कहते हैं कि द पीरियड ऑफ कंसेप्शन, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो गई उस पीरियड से लेकर टिल द बर्थ ऑफ द बेबी, इट इज कॉल्ड गेस्टेशन। ह्यूमन बींग्स में तकरीबन गेस्टेशन का अमल 270 दिन या तकरीबन 9 महीने का होता है। कभी कभी जल्दी 9 महीने के भी बेबीज आ जाते हैं, लेकिन ये पूरी एक प्रोग्रेसिव चेंजेस होती है इस 9 मंथ्स में। ज्यादा जल्दी अगर कोई आ जाता है 4-5 मंथ्स में, तो फिर ये कि मोस्टली वो बेबी फिर एबनॉर्मल होता है, उसको नहीं ज्यादा दिन जिंदा रह पाता। प्लासेंटा, अब क्या होता है कि जो बेबी है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है मदर की बॉडी में, तो वो यूट्रस में तो मौजूद है, लेकिन उसको खाने की जरूरत है, उसको पीने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो उसका वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर जाने की भी जरूरत है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो फीमेल वूम है, वो बेसिकली उसमें एक प्लासेंटा होती है, जो कि एक ऑर्गन है। अब ये ऑर्गन क्या होता है कि यूट्रस से यानी ये मदर को कनेक्ट करवा रहा होता है बेबी से। तो इस के जरिए से, प्लासेंटा के जरिए से जो मटेरियल है, यानी ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, या वेस्ट मटेरियल है, वो एक्सचेंज हो रहा होता है। क्योंकि प्लासेंटा में क्या है कि ब्लड वेसल्स मौजूद है, तो उसी की वजह से डिफ्यूज आउट डिफ्यूजन हो जाता है। प्लासेंटा के साथ साथ अम्बिलिकल कॉर्ड भी आती है, जो आगे आएगी। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है कि अम्बिलिकल कॉर्ड एक रूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, या इसे जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में बनता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बताता हूँ क्या है। तो अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है रूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बेसिकली एम्ब्रियो को प्लासेंटा से कनेक्ट कर रहा है। यानी अम्बिलिकल कॉर्ड भी अम्बिलिकल कॉर्ड प्लासेंटा से पहले आ रही है, तो बेसिकली ये प्लासेंटा को भी कनेक्ट करवा रही है। तो अब एम्नियोनिन जो एम्ब्रियो मौजूद है, तो एम्ब्रियो एक कवर हुआ होता है मेम्ब्रेन से, जिसे एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मुख्तलिफ डिफरेंट एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है,
पहले एक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, फिर जिसे जो सबसे जो इनर मोस्ट है उसे कहते हैं एमनियन कहते हैं, या उस जो सैक को कहते हैं उसे एमनियोटिक सैक कहते हैं। उसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। उस फ्लूइड का काम क्या होता है कि वो बेबी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, या उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम दी शॉक, या जो भी कोई मैकेनिकल स्ट्रेस वगैरह आते हैं उन सब चीजों से वो उसको बचा रहा होता है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और एमनियन के बाहर ही एक और लेयर होती है जिसे कोरियन कहते हैं। अच्छा, अब बर्थ बर्थ का अमल क्या है कि जब गेस्टेशन का आफ्टर गेस्टेशन या 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो यूट्रस के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्शन ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होती है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसको लेबर भी कहते हैं। इसकी वजह से बेबी बाहर आता है और यहाँ पे कुछ हार्मोन भी अपना किरदार अदा करते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन है जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद करवा रहा है। साथ ही हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं ताकि जो वॉल है, यूट्रस की वॉल, वेजाइना की वॉल है, वो स्मूथ हो जाए, ताकि कोई फ्रिक्शन डेवलप ना हो और बेबी आसानी से बाहर आ सके बॉडी से। इस बर्थ के अमल में काफी तकलीफ होती है ऑब्वियसली फीमेल को। और अगर एक सर्वे हो तो 1 आउट ऑफ अगर 10 स्केल पे बात की जाए तो जो 10 जो लास्ट स्केल है तो वो उतना तकरीबन पेन होता है। और यूट्रस की मैं बात करूं तो यूट्रस जो है वो तकरीबन 500 टाइम एक्सपेंड यानी 500 गुना ज्यादा बढ़ जाती है नॉर्मल साइज से एट द टाइम ऑफ बर्थ। और इसी के अलावा जो बेबी है, अच्छा अब जो बेबी बाहर आ गए ऑफ स्प्रिंग, तो वो उसमें तकरीबन 300 हड्डियां मौजूद होती हैं जबकि एडल्ट में 206 होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि बेबी जो होता है उसकी बोन्स अभी प्रॉपर ज्वाइन नहीं हुई भी होती हैं। तो जैसे वक्त के साथ साथ उसकी हड्डियां आपस में एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाती हैं तो फिर ये कि प्रॉपर 206 बोन्स बन जाती हैं। बर्थ के बाद जो है अब बेबी की फीडिंग का मरहला आता है, यानी अब उस क्योंकि जो बेबी है वो सॉलिड फूड तो नहीं इनटेक कर सकता तो उसे मिल्क की जरूरत है, और वो मिल्क जो है मेमरी ग्लैंड से रिलीज होगा जो कि मदर के ब्रेस्ट में मौजूद है। अब क्या है कि ये मिल्क जो है ये रिलीज प्रोड्यूस करवाता है एक हार्मोन, ये मैंने आपको चैप्टर 3 में हार्मोन्स का बताया था। तो वहीं पर आपको बताया था कि हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है कि ये मिल्क प्रोड्यूस करवाता है इन दी मेमरी ग्लैंड्स, जबकि अब उस मिल्क को बाहर भी निकलना है। तो यानी जो बेबी है जब बेबी, अच्छा अब इसमें एक और चीज भी आती है कि इसमें बिहेवियर बिहेवियर भी आता है कि आपको मैंने बताया होगा एक एडेप्टिव और लर्न बिहेवियर, कि एक बिहेवियर ऐसे होते हैं जो कि कुदरती तौर पर होते हैं यानी नेचुरली बॉर्न होते हैं, और एक बिहेवियर वो होते हैं जो वक्त के साथ साथ सीखते हैं। तो अब बेबी क्योंकि जैसे ही वो मदर के ब्रेस्ट को बेसिकली टच करता है तो उसको ऑलरेडी सकलिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर देता है। यानी अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये उसके जेनेटिक्स में थी कि हाउ टू बेसिकली सक द मिल्क या सक मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। तो ये एक बिहेवियर जो है इसके ऑलरेडी इननेट बिहेवियर है, उसके ऑलरेडी मौजूद है उसकी बॉडी में, उसको पहले ही पता था। तो अब ये जो मिल्क होता है ये रिलीज हो रहा होता है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन था ये दो काम करवा रहा था। पहला काम ये कि ये कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन में मदद करवा रहा था ताकि बेबी मदर की यूट्रस से बाहर आ जाए, डिलीवरी बेसिकली। और दूसरा काम ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट में से मिल्क निकलवाता है। तो यहाँ पर लेक्टेशन की बात भी हो गई। अब इनफर्टिलिटी यानी अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये पूरे डेवलपमेंट वगैरह इस तरह ये सारी चीजें हो गई। अब कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं जिनमें जो बेसिकली बेबी कंसीव नहीं कर पाते, या ये कि मेल या तो इनफर्टाइल होता है या फीमेल इनफर्टाइल होती है। मीन्स ये कि वो ऑफस्प्रिंग या अपना कोई बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसकी कई सारी वजूहात होती हैं। जैसे एज इसकी एक वजूहात है कि वक्त के उम्र के साथ साथ इनफर्टिलिटी हो जाती है फीमेल में, जैसे मैंने आपको मीनोपॉज का बताया था। इसी के साथ साथ मेल में भी इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं बाय द टाइम ऑफ एज। लेकिन साथ ही ये कि मुख्तलिफ चीजें भी हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। जैसे टोबैको का यूज, यानी जो सिगरेट पीने वाले हजरात हैं वो, या फिर ये जो एल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस में भी इनफर्टिलिटी के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। या फिर ये कि अगर वेट का ताल्लुक हो कि कोई अगर ज्यादा ओवर वेट है या फिर अंडर वेट, उन दोनों कंडीशन में भी। और इसी के साथ साथ सेक्सुअल हिस्ट्री भी इनफर्टिलिटी को खास तौर पे इफेक्ट कर रही होती है। कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर फीमेल बेबी कंसीव
करना नहीं पसंद करती हैं या जो भी कुछ कंडीशंस होती हैं तो उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए जाते हैं या कुछ डिवाइसेस होती हैं वो बेसिकली इम्प्लांट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन है या जो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन है वो नहीं हो पाता। अब इनफर्टिलिटी को हल करने का क्या तरीका है, यानी अब क्या ऐसी प्रोसेस है जिसकी जरिए से जो तकरीबन 10% ऐसे कपल्स हैं जो कि नहीं प्रोड्यूस कर पाते या कंसीव नहीं कर पाते ऑफस्प्रिंग, तो उनके लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है या टेस्ट ट्यूब बेबीज भी जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कि ओवरी से ओव्यूल निकाली जाती है, ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी होती है, इसके जरिए से ओव्यूल निकाल ली जाती है। और उसके बाद अच्छा, अब ओव्यूल क्योंकि मदर से निकाली गई, लेकिन अब स्पर्म की भी जरूरत है, जो स्पर्म उसके यानी मदर के हस्बैंड डोनेट करेंगे। तो ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म जो फादर है वो डोनेट करते हैं और उसके बाद लेबोरेटरी में पेट्री डिश या फिर टेस्ट ट्यूब में इस स्पर्म को इस ओवम के साथ फ्यूज या फर्टिलाइज करवा दिया जाता है और उसके बाद ये एम्ब्रियो बन जाता है। और जो एम्ब्रियो बनता है फिर उसको वापस मदर की यूट्रस में इम्प्लांट करवा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबीज भी कहते हैं इसको। ये सक्सेसफुल है पाकिस्तान में भी और बाहर कंट्रीज में भी। और इसमें मुख्तलिफ इसके अवामिल भी होते हैं, जैसे इसमें आपकी मर्जी के हिसाब से अगर किसी को मेल ऑफस्प्रिंग चाहिए तो वो भी बेसिकली इसमें प्रोवाइड हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है। और इसके साथ साथ वक्त के साथ साथ इसके अंदर मजीद एडवांसमेंट होते जा रहे हैं। साथ ही ये कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि सपोज यहाँ पर अगर बात की जाए कि जो एम्ब्रियो है वो मदर की यूट्रस में इम्प्लांट जो है, इम्प्लांट की बात है, तो सपोज मदर में कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मदर की यूट्रस में इम्प्लांट भी नहीं किया जा सकता। तो उस कंडीशन में फिर क्या है कि उस कंडीशन में आर्टिफिशियल वूम्ब काम आते हैं। जो आर्टिफिशियल वूम्ब क्या है कि ये आर्टिफिशियली मीडियम के तौर पे आर्टिफिशियली सारी एक यूट्रस होती है, उसमें बेसिकली इम्प्लांटेशन वगैरह प्रॉपर प्रोसीजर होता है। या फिर ये कि इसका दूसरा ये भी होता है कि ऑफ स्प्रिंग किसी दूसरी जो है, जैसे बाहर कंट्रीज में होता है कि एक डोनर देख लिया जाता है। कोई फीमेल होती हैं जो कि उनको उनकी बॉडी में इम्प्लांट करवा दिया जाता है एम्ब्रियो। तो इस तरह भी बेबी को फिर डेवलपमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपको बताऊंगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किस तरह होती हैं और बेसिकली क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। तो हम ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लेक्चर डाउनलोड करना हो तो आप हमारी वेबसाइट vtutions.com पर जाएं और वहां से डाउनलोड कर लें। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई अगेन तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिलवक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।